अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल में मैं हूँ मलिहा ख़ान और आप आज़ाद सोच की जो एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है हमारी, उसकी एक एपिसोड में मैं आपके सामने हूँ। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमरान वसीम साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जो है वो कवरेज को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जो है वो कवरेज वगैरह कर रहे होते हैं। सो वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का टाइम देने का थैंक यू। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो आजकल जो हम लोगों की 26th आईनी तरमीम जो चल रही है और उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आने वाली हैं और ये सब कुछ, उसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। इमरान साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो तरमीम लाने पे तुले बैठे हैं नून लीगी, पीपल्स पार्टी और उसके अलावा और जितने भी सारे लोग, आपको लगता है कि वाकई वो ला पाएंगे और उनका एक्चुअली इसके पीछे एजेंडा है क्या? देखें मलिहा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आज जो बात हो रही है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब जब भी पाकिस्तान में अदलिया की जानिब से जुडिशल ओवर रीच किया गया है, आइनी अदालत की जो ज़रूरत है उसको महसूस किया गया है, आइनी अदालत के क़याम के ऊपर एक बहस का आगाज़ भी हुआ है। ये जो आज आइनी अदालत के क़याम पर तरमीम लाने की बात हो रही है, मुसवदे तैयार हो रहे हैं। आप 18 साल पीछे चले जाएं, मई 2006 में एक COD साइन हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उसके साथ था मुशर्रफ नवाज़ के जो कायद कह लें, नवाज शरीफ उनके माबैन। तो उसमें एक ये नुक्ता भी शामिल था कि हम मुल्क में एक आइनी अदालत का क़याम अमल में लेके आएंगे और उसमें ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं वो आइनी अदालत में सुने जाएंगे। अब इसकी जो ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप सियासी तौर पर भी देख सकते हैं कि हमारी सियासत में जब भी जुडिशल ओवर रीच हुआ है, उसके बड़े आफ्टर शॉक्स जो है वो सियासी कैनवस के ऊपर जो है महसूस किए गए हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल कैनवस हमारा बुरी तरह से मुतासर हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा फाइनेंशियल कैनवस है वो भी बड़ा मुतासर हुआ है जुडिशल ओवर रीच की वजह से। आप देख लें कि जो रोकोडेक का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया 2012 में, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो $10 बिलियन के फाइन का वहां पे सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हमने उस कारके के अपने रेकोडेक के मंसूबे को कलअदम करार दिया तो जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थी वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई। जो सरमायाकारी का डिस्प्यूट है, ट्रिब्यूनल है, वहां पे चली गई। तो वहां पे पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं था। जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप आपने उसको उसकी पासदारी करनी होती है। उसके बाद भी आप पूरी 2013 से अगर आप चलेंगे तो आपको पनामा का स्कैंडल भी नजर आएगा। उसके बाद आप साकिब निसार का आपको टेनोर भी नजर आएगा कि जुडिशल ओवररीच इतना ज्यादा हो गया था कि आजकल भी एक वीडियो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की चलती है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कि मैं 4-5 MPs को तो खुद से रिजाइन करवा के जो है, जो ओवरसीज को राइट ऑफ वोट देने की जो सहूलत है, उसका प्रोजेक्ट जो है उसका मैं वो ट्रायल करवा लूंगा। तो ये जब जब भी हुआ है, जब जुडिशल ओवररीच जब भी हुआ है और पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसके ऊपर बात आई है या पार्लियामेंट को जब स्नब किया गया है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत को महसूस किया गया है। अब दोबारा से ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर आप ये देखें कि जब मखसूस नशिस्तें मिली हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को और उसके बाद जब हुकूमत की तरफ से आके एक जुडिशल कमीशन में आके इस बात का पहली मरतबा एतराफ़ किया गया, आगाह किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं और उसके ज़रिए जजेस की तैनातियों का जो तरीकाकार है उसको हम चेंज करेंगे और भी जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे। तो 3 मई को ये आके बताया जाता है जुडिशल कमीशन के इजलास में, और 3 दिन के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर सियासत में यह होता है कि बात की जाती है कि ये टाइमिंग देखी जाए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम अमल में लाया जा रहा है इसकी टाइमिंग देखी जाए, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से बात हो रही है उसको देखा जाए और मखसूस नशिस्तों के फैसले को देखा जाए। इसमें टाइमिंग की बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर भी मैं भी यही कहूँगा कि टाइमिंग अगर हम देखें कि 3 मई को हुकूमत बताती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, 3 दिन के बाद अदालत की जानिब से एक स्टे ऑर्डर आ जाता है और इस स्टे ऑर्डर के नतीजे में वो अक्सरियत जिसकी बिना पे हुकूमत वो कानून साजी, वो आईनी तरमीम करना चाह रही थी, वो पीछे चली जाती है। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रहती। उसके बाद आप देखें कि जब हुकूमत कुछ तैयारी कर चुकी होती है, कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया जाता है। 14 सितंबर को कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास, दोनों एक साथ चल रहे हैं। 15 को भी इजलास होता है, 16 को भी इजलास होता है। यहाँ पर भी आप टाइमिंग देखें कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फैसला है, उस फैसले पर जो वजाहत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की आती है,
14 सितंबर को इस दौरान जब पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, इम्कान है कि आईनी तरमीम आएगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वहाँ पे एक वजाहत आ जाती है। उस वजाहत को इस नज़र से देखा जाता है कि इस वजाहत के ज़रिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कराने की जो अटैम्प्ट है उसको हिट किया गया। फिर आगे चल के अगर हम देखें, कुछ और भी हमें टाइमिंग के हवाले से इश्यूज मिल जाते हैं। मसला यहाँ पे जुडिशल ओवररीच का है। जुडिशल ओवररीच के साथ साथ हम जो दूसरी बात करते हैं, पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है वो क्यों आज तक पनप नहीं पाया, स्ट्रांग नहीं हो पाया। जब भी हमारे इस मुल्क में मार्शल लगा, मार्शल को कोई इंडोर्स नहीं करता, मार्शल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लियामान का निज़ाम होना चाहिए, आइन जो है वो चलता रहना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि ये जजेस जब आइन और कानून को प्रोटेक्ट करने का हल्फ उठाते हैं, जब मार्शल आया, इन्हीं जजेस ने उस मार्शल को इंडोर्स किया, उसकी तौसीक की, बल्कि उसको यहां तक अख्तियार दे दिया कि आप आइन में जितनी मर्जी चाहें तरमीम कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये आज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने की दोबारा से ये एक इशू जो है वो लाइव हो गया है, जिंदा हो गया है, क्योंकि किसी मौके पे तो जाके हमने इसका फैसला करना है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार जो हैं, जो केसेस हैं वो किसी एक अदालत में चलें, और जो बाकी केसेस हैं जो कि आम साइलिन के हवाले से हैं वो सुप्रीम कोर्ट या बाकी फोरम पे सुने जाएं, लोगों को इंसाफ भी मिले। अमल हो सकेगा इस तरह की चीज़ों पे? मतलब आपको नहीं लगता कि ये दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पता नहीं वो वही दोबारा मिक्सअप ही ना हो जाए? जाहिर है जो ऑब्वियसली हर इदारे का एक अपनी वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट लेटर ऑन हो सकता है वो मिक्सअप हो जाए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगेन। देखें, जहाँ तक ये है कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत ठान के बैठी है कि हमने ये करना ही करना है, लेकिन इस हवाले से इकदाम क्या हुए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब कितने राजी हैं? ये मेरे ख्याल से तैयब बलोच साहब के पास बड़ा इंसाइट मौजूद है, वो आपको बेहतर लगी थी कि बलोच साहब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी वो अपनी वो पूरी कर पाएंगे वाकई? देखिए, जब एक चीज़ आती है, कानून बन जाता है, कोई चीज़ मर्ज़ वजूद में आती है, तो फिर ही पता चलता है कि उसमें क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, वो चीज़ इफेक्टिव है नहीं है, प्रैक्टिकली हो रही होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम ये पॉलिटिकल नहीं था, ये जुडिशरी से सबसे पहले आया। 1995 में लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम का उन्होंने जो है मुतालबा किया था। 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की जो चेयरपर्सन थी बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को इस पे एग्री किया, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, उनके भी दस्तखत यहाँ पे मौजूद है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि जो पार्लिमानी कमेटी बनी है इस हवाले से सईद खुर्शीद शाह की सरबराही में, उस कमेटी में तहरीक इंसाफ का फर्द भी शामिल था, और जो खबरें आई थी कि मशरूत तौर पर वो भी एग्री हो चुके हैं। मामला सिर्फ यहाँ पे जो आ गया कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, काजी साहब रिटायर हो जाए उसके बाद बेशक बनाए तो हमें एतराज़ नहीं है, ये एक चीज़ है। दूसरी ये है कि अब जो सेहरा है इस तरमीम को लेके आने का, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सर लिया है, ठीक है। अब ये था कि जी इत्तफाक राय नहीं हो रहा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर हम लीड देख रहे हैं कि जब से पहली अटैम्प्ट नाकाम हुई, दूसरी अटैम्प्ट में उन्होंने जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार से कल उनकी मीटिंग हुई, सिंध हाई कोर्ट बार के वकला को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और फिर इसके साथ साथ जो है खुद वजीर कानून और फरूक एच नैक उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम मौलाना के साथ मुलाकात, उनसे फिर मौलाना साहब से उनकी 2 मुलाकातें हुई, और मौलाना साहब के साथ एग्री ये हुए कि आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, हम अपना ड्राफ्ट बनाते हैं, उनमें जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको हम कंबाइन कर लेंगे, और जिन पे इतराज़ होगा उस पर मजीद हम डिबेट कर लेंगे, और फिर जिस चीज़ों पर इतफाक होगा वो चीज़ें हम टेबल कर देंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मौलाना साहब राजी नहीं भी होते तो मैनेस मौलाना साहब भी हम ये तरमीम लेके आएंगे। तो इससे ये है कि हुकूमत बिल्कुल जो अपने नंबर गेम भी पूरी कर चुकी है, चीज़ें हैं चल रही हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे 63A का जो है वो फैसला रिवर्स होना है, अगर हो गया तो वो फिर मैनेस मौलाना साहब भी हो सकते हैं। अब मौलाना साहब के बारे में आपको बताऊं कि ये मैं इतना तकरीबन श्योर हूँ कि मुझे मौलाना साहब के करीबी ज़राए ने बताया कि पहला राउंड हमारा नाकाम हुआ था, दूसरा राउंड जो है उसमें हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि हम एग्री हो जाएंगे। तो मैंने कहा अगर एग्री ना हुए तो क्या तीसरा राउंड हो सकता है? उन्होंने कहा तीसरा राउंड नहीं होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं यही समझूं कि मौलाना साहब जो है वो राजी हो चुके हैं। उन्होंने कहा तकरीबन यही समझे। तो मैंने कहा आपके जो पीटीआई के साथ जो है वो डायलॉग चल रहे हैं तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा पीटीआई, मौलाना साहब की ये विश ज़रूर है कि हम पीटीआई को ऑन बोर्ड लेके चलें।
और पीटीआई भी यही चाहती है, और इस वजह से मौलाना और पीटीआई जो है वो भी अपना ड्राफ्ट शेयर कर रहे हैं। वो जो ड्राफ्ट शेयर करके जो कंपाइल होगा वो फिर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करेंगे, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। तो इसी वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि शायद पीटीआई भी किसी ना किसी नुक्ते पे साथ आ जाए। और उसमें देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क्याम पे तो अब मैं नहीं, वक्त भी नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि भाई होनी चाहिए। वो क्यों? देखें आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी वही हम लोग सुनने में आ रहा है ना कि उनकी भी जो डिवीजन है और सब कुछ, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा फिर अगर डिवीजन हो जाती है? अब ये डिवीजन तो ऑलरेडी है, ठीक है, और वो लड़ाई आखिरी महाज पे है। एक साइड पे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच वाले जजेस हैं, दूसरी साइड पे जो जजेस हैं वो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले हैं, ठीक है। उनके दरमियान एक फाइट चल रही है, और वो फाइट अब मजबूर कर रही है दीगर स्टेक होल्डर को कि भाई ये जुडिशरी पे अवाम का एतमाद शेक हो रहा है। अब ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको आइन की तशरीह जो है उसका इनको इख्तियार दे दिया जाए, इनसे आइन की तशरीह का इख्तियार ले लिया जाए, क्योंकि जब ये इनको आइन की तशरीह का इख्तियार दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जाते हैं तो ये आइन को रीराइट कर देते हैं पॉपुलिस्ट अप्रोच में जाके, या फिर ये आइन शिकनी के भी मुर्तकब हो जाते हैं। अगर दो जजेस के हम नोट को थोड़ा सा वो करें, अहमियत दें, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान, वो तो ये कह रहे हैं कि 8 जजेस का ये जो अक्सरियती फैसला है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करके दिया गया है, मावरा आइन एक रिलीफ तख्लीक किया गया है। तो इसी सूरत हाल में अब जैसे ये लेटरबाजी आजकल चल रही है, मंसूर अली शाह ने लेटर लिखा, उसका जवाब काजी फैजीसा ने दिया, तो उससे हमें यह नजर आ रहा है कि अब ये जजेस की जो डिवाइड है, ये डिवाइड खुद का जो है वो पार्लिमान को मजबूर कर रही है कि भाई आप तरमीम अब लेके आए, वो वक्त की ज़रूरत है कि अगर आप नहीं लेके आएंगे, अगर इन्हीं जजेस के इख्तियार, मतलब इन्हीं जजेस को आप दे देंगे इख्तियार, तो वही चलता रहेगा जो चलता आ रहा है, वही चलता रहेगा, और फिर आइन शिकनियाँ ही होती रहेंगी, और फिर इसी तरीके से जो है वो आइन रीराइट होता रहेगा। और ख़ुद पार्लिमान में खड़े होकर वज़ीर कानून की मैंने ये स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई जज जो है वो आइन को रीराइट करता है तो उस पर भी आर्टिकल 6 होना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने भी कौमी असम्बली में यही बात की थी। तो अब ये चीजें जो हैं वो वक्त की जरूरत है। अब ये जो कहा जा रहा है ना वक्त, मैंने कहा 1995 से ये डिबेट चल रही है, इसमें 2006 से ये डिबेट चल रही है। ये बात करें, इसमें एक चीज और आप ये भी ऐड करके देखें कि जब ये जुडिशल कमीशन बनाया गया 18वीं तरमीम में और फिर उसके बाद 19वीं तरमीम आती है, तो उस वक्त सोच ही रखी गई थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला है उसमें भी बेहतरी आएगी, आम लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2009-10 के बाद जब आईनी तरमीम होती है तो जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर वकला बरादरी के जाने से बहुत सारे सवालात उठाए गए कि ख़ास चैम्बर हैं, ख़ास तबका फ़िक्र है, वहाँ से जजेस आ रहे हैं, उन्हीं के नाम फ्लोट होते हैं, वही जज बनते हैं, जज का बेटा जज बनता है, जज का रिश्तेदार जज बनता है। तो ये सवालात वकला बरादरी के जानिब से बड़े बार बार उठाए गए, तसलसल के साथ उठाए गए। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जब ये जुडिशल कमीशन नहीं बना था, 18वीं तरमीम नहीं हुई थी, आप ज़रा माजी में चले जाएँ, आप सुप्रीम कोर्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा समाअत के लिए आते हैं तो उसमें जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के जिनके हवाला जात दिए जाते हैं वो आपको वो मिलेंगे जो 2010-2009 से पहले के हैं। और 2010-2009 से पहले के फैसलों का हवाले देने का यहाँ पे मतलब ये है कि वो जब ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जुडिशल कमीशन को नहीं मिला था तब जज जो है वो एग्जेक्टिव लगाते थे, हुकूमत लगाती थी। तो जो हुकूमत के लगाए हुए जजेस हैं उनके दिए गए जो फैसले हैं उनकी इतनी वक़्त है कि वो आज भी तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है वही फैसले आगे प्रेसिडेंट के तौर पे पेश होते हैं। 2010 से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो हमें चीदा 2-3 फैसलों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उससे पीछे हम चले जाएं, ये 16 साल का 14 साल का सफ़र है आईनी तरमीम के बाद, उसके पीछे हम चले जाएं आपको दर्जनों फैसले मिलेंगे जिनकी आप जो है मिसाल देते हैं। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक ज़रूरत हमें जो नज़र आती है, जो ये कंसेप्ट जो है लगता भी है कि बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए और इंटेंट हुकूमत का नजर भी आता है, जब ये पॉलिटिकल केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जजेस की जो कहते हैं ना एक डायरेक्शन है वो भी डाइवर्ट हो जाती है। और जब बड़े बड़े केसेस इस तरह के पॉलिटिकल नोयत के लगते हैं, ज्यादा टाइम जो है ये नहीं होता कि दूसरे मुकदमात नहीं चल रहे होते, इन पे जितना टाइम सर्व होता है उन केसेस को उतना वक्त मिल नहीं पाता। तो अभी मुझे एक दोस्त की जानिब से आज एक मैसेज करके पूछा गया कि ये हमारा मुकदमा है, गलबन 2023 का था, 2023 फरवरी से फाइल हुआ है, एक मरतबा भी समाअत के लिए वो मुकर्रर नहीं हुआ। इसी तरीके से कल लाहौर से हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं,
उसने मुझे मैसेज किया, इमरान आपने जो मुझे तरीकाकार बताया पुराने केसेस सुप्रीम कोर्ट में कितने साल पुराने पड़े हैं, तो कहता मैंने जेल पिटिशंस के हवाले से देखा 2015 का केस, कहता मैंने सर सिर्फ 2015 का किया, उससे पीछे मैं नहीं गया। 2015 का केस एक मर्तबा 2020 में लगा है, 5 सालों में एक बार समाअत हुई है और आगे 4 साल मजीद गुजर गए हैं, वो दोबारा उसकी दूसरी समाअत नहीं हुई। तो फिर मतलब जरूरी है ये चीजें सारी होना, ठीक है। उससे ये होगा ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए कोर्ट अलग से होगी तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फोकस फिर वही मुकदमात होंगे जो उसके सामने आम साइलिन के हैं, लोगों के होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सो हमारी ये जो डिबेट है चलती रहेगी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ सीरीज, सो इट्स गोइंग ऑन। सो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे स्टूडियो में आने की, ठीक है। और नाज़रीन, आज़ाद सोच की जो सीरीज़ है आज के उस एपिसोड में मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट में मैं आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।